बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। पिछले हफ्ते एक सिलसिला स्टार्ट किया था जिसमें कोशिश की थी कि आप लोगों के सवालात के जवाबात जो है वो हम दे सकें, और उस सिलसिले का या उस सीरीज़ का जो नाम था वो था योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स। तो अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की तरफ से, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस मिला, और बहुत सारे लोगों ने फिर मज़ीद सवाल भी किए। तो उनमें से कुछ ऐसे सवाल जो मोस्ट कॉमन हम समझ रहे थे कि हमें ज़रूरत है कि इनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि सारे सवाल तो बहुत सारे होते हैं। तो उसमें से कुछ सवाल हमने चूज़ किए, और आज के जो सेशन का टॉपिक है वो है मार्केट टाइप्स। बेसिकली हमारी स्टॉक मार्केट में तीन मार्केट टाइप्स हैं। एक है रेडी मार्केट, दूसरी फ्यूचर्स मार्केट, और तीसरी है नेगोशिएटेड डील मार्केट, जिसको आम फहम में एनडीएम कहा जाता है, और एक अर्सा पहले इसका नाम ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हुआ करता था। तो कोशिश करेंगे कि इन तीनों मार्केट्स को जितना डिटेल में हो सके डिस्कस करें। क्या कॉस्टिंग होती है, किस तरह से आपने काम करना होता है, और क्या इसकी सब टाइप्स होती हैं। रेडी मार्केट ही बेसिकली हमारी एक ऐसी मार्केट है जिसके थोड़ी सी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। बाकी फ्यूचर्स मार्केट में भी कोई इतने ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, ना इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे पास हो रही है, ना हमारे पास जो है वो कोई कैश सेटल फ्यूचर्स वाला प्रोडक्ट है। रेडी मार्केट में अलबत्ता हमारे पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक होता है डिलीवरी बेस्ड काम, एक इंट्राडे काम, और एक लेवरेज। अच्छा, अब इसमें जो जो चीज़ें डिस्कस करने की है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ये रेडी मार्केट का ही सेक्शन होगा जिसमें ज़्यादा डिटेल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखें, डिलीवरी बेस्ड काम वो काम है जिसमें एक नॉर्मल आप काम कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आपने एक स्टॉक जो 10 रुपये का है, आपने 10,000 शेयर लेने हैं, तो उसकी वैल्यू बनती है 10,000 रुपये। बाकी फिर उसमें कुछ कॉस्टिंग आ जाती है। उस कॉस्टिंग के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोगों से बात की थी कि क्या कमीशन चार्जेस हैं, क्या टैक्सेस हैं, क्या रेगुलेटरी फ़ी होती है। तो वो रेगुलेटरी फ़ी, वो सारे टैक्सेस, वो सारा कमीशन मिला के ब्रोकर आपको बिल करता है कि भाई ये अमाउंट आपके जो है वो ड्यू हो गई है। तो या तो आपके पास ऑलरेडी आपके अकाउंट में जो ब्रोकर के पास खुला हुआ है उसमें या तो ऑलरेडी प्री ट्रेड बेसिस पे आपके पैसे पड़े होते हैं, या फिर आप पोस्ट ट्रेड या ऑन डिलीवरी टर्म्स वो अमाउंट ब्रोकर को देते हैं और वो शेयर्स आपको मिल जाते हैं। अब ये किस तरह होता है? अगर आपने एक 10 रुपये वाला स्टॉक और 10,000 शेयर आपने बाय करने 1 लाख रुपए के, तो माफ़ कीजिएगा, पिछले मैंने शायद 10,000 रुपये की बात करी थी, वो बेसिकली लाख रुपए की वैल्यू बनती है। तो अगर आपने 10 रुपये का स्टॉक जो है वो बाय करना है, और चाहे वो आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है या आपने ट्रेडर को कॉल करके ऑर्डर प्लेस किया है, तो पहले ये सिस्टम ये देखता है कि भाई वो पैसे आपके पास पड़े हैं कि नहीं पड़े। अगर नहीं पड़े तो वो डिपेंड करता है कि ब्रोकर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। क्योंकि ब्रोकर, बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं, आई मीन 90% ब्रोकर्स तो ऐसे हैं कि वो पहले प्रेफर कर रहे होते हैं कि क्लाइंट के पैसे जो है वो पड़े रहें अकाउंट में, ताकि वो एकदम से बाय कर सके जब चाहे। कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं कि क्लाइंट्स कहते हैं कि भाई हम जब हमारी डिलीवरी ड्यू होगी तो हम पैसे देंगे, जिस तरह बाकी कामों में होता है। वो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट या डीवीपी अकाउंट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब आपने मिसाल आज मंडे है,
और आपने बाइंग कर ली, तो वो डिलीवरी जो आपके अकाउंट में रियलाइज होगी ना, वैसे तो वो ओनरशिप तो आपकी हो गई, जो आपने बाय ऑप्शन से वो बाय कर लिया, तो डिलीवरी प्रोवाइडेड कि वो कैश आपके पास पड़ा हुआ है, तो ओनरशिप तो आपकी हो गई। अब ओनरशिप ट्रांसफर आपके अकाउंट में होगी T+2 बेसिस पे, जिसको हम आम फहम में सेटलमेंट डे कहते हैं, क्योंकि T+2 का मतलब है ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज। जिस तरह आप नॉर्मल बैंक में चेक देते हैं तो बैंक कहता है कि वो तीसरे दिन रियलाइज होगा, अनलेस के वो सेम बैंक है या कैश है, अदरवाइज वो तीसरे दिन जाकर रियलाइज होता है। पे ऑर्डर भी तीसरे दिन जाकर रियलाइज होता है। तो जब बैंकिंग चैनल हमारा तीसरे दिन यानी कि ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज का है, तो ये भी आपका ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज वाला साइकिल ही चल रहा होता है इसके ऊपर भी। तो इसमें मिसाल है, आपने मंडे को बाइंग की 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, 1 लाख रुपए की आपकी बाइंग वैल्यू बन गई, प्लस उसमें जो भी कॉस्टिंग और चार्जेस है वो मिला के जो भी अमाउंट है वो ब्रोकर आपको डे एंड पे कंफर्मेशन दे देगा, आपको इनवॉइस जनरेट कर देगा। और अगर आपके पास वो पैसे पड़े हैं तो ठीक है, वरना ब्रोकर आपसे कहेगा कि भाई आप कल या परसों जो भी सेटलमेंट के हिसाब से आपका अरेंजमेंट है ब्रोकर के साथ, वो आप पैसे दें। और जब वो पैसे रियलाइज हो जाएंगे तो तीसरे दिन जो शेयर्स आपके जो सब अकाउंट खुला हुआ है सीडीसी में, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में, ये भी मैं बहुत डिटेल में पिछले अपने वॉइस नोट में बता चुका हूँ कि वो किस तरह से अकाउंट्स खुलते हैं, वहाँ वो आके आपके अकाउंट में जाके पार्क हो जाएंगे शेयर्स। ये सारा ऑटोमेटेड काम हो रहा होता है, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होती। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है इंट्राडे। इंट्राडे में होता ये है कि आपने आज बाय किया, 9:30 बजे मार्केट खुली, आपको इंफॉर्मेशन है या आपकी कोई स्टडी है, आपकी रीडिंग है कि मार्केट में बाइंग करनी चाहिए, तो आपने आज बाइंग की और आज ही आज आपको एक अच्छा नफा भी हो गया, चाहे वो 2 रुपए का हो, चाहे वो 8 आने का हो, चाहे वो 5 रुपए का हो, वॉट एवर द परसेंटेज, वॉट एवर द अमाउंट इज, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, लेकिन वो आपको नफा हो गया एंड आप ये कहते हो कि मैं अब रिस्क कैरी नहीं करता अगले दिन के लिए और मैं आज ही आज ये पोजीशन बेच भी देता हूँ, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। और आप जो आपने आज बाय किया वो आप आज ही आज सेल भी कर देते हैं। अच्छा, इसमें होता ये कि वो चूंकि आपकी आज बाय और सेल हो गया, तो ना सीडीसी में कोई शेयर्स आपके मूव होंगे, ठीक है ना। हाँ, ब्रोकर आपको जो बिल जनरेट करेगा या जो इनवॉइस जनरेट करेगा वो बेसिकली डिफरेंस बिल होगा, यानी कि आपने 10 रुपए में को बाइंग की 10,000 शेयर्स और 10 रुपए 20 पैसे में आपने बेच दिया, तो 20 पैसे का आपको नफा हुआ, फिर जाहिर है जो भी कॉस्टिंग है वो माइनस होके नेट नेट आपको, मिसाल है एक हाइपोथेटिकली बात करते हैं कि आपको 18 पैसे का नफा हो, तो वो ब्रोकर आपको डिफरेंस बिल बना के दे देगा कि आपने 10 रुपए पे 10,000 शेयर लिए थे, उसकी वैल्यू लाखों बनी थी, और 10 रुपए 20 पैसे पे 10,000 शेयर आपने बेचे थे, और वो जो भी उसकी अमाउंट बनी वो आपको सेल अमाउंट दे दी, और नेट नेट आपको बता दिया कि आपके अकाउंट में इतने रुपए अब नफे के तौर पे खड़े हो गए। तो अब आपने लाख रुपए देने नहीं है, और सिमिलरली जो है वो आपने जो भी उसका डिफरेंस अमाउंट बना वो आपने उस तरह से उसकी भी अमाउंट आपने जो 2,000 रुपए का आपको नफा बना, तो 1,02,000 रुपए आप ब्रोकर से मांगोगे नहीं, लाख रुपए ब्रोकर आपसे नहीं मांगेगा। हाँ, 2,000 रुपए का माइनस जो भी कॉस्टिंग है वो अमाउंट आपके अकाउंट में नजर आ रही होगी कि भाई ये मिस्टर एक्स के अकाउंट में ये पैसे अब पार्क हो गए। तो जो आपका लेजर जनरेट होगा, जो आप ऑनलाइन पे भी देख सकते हैं, ब्रोकर से मांग भी सकते हैं, उसमें नजर आएगा कि आपने 10 रुपए में बाइंग की थी, 10 रुपए 20 पैसे में सेल किया था, और ये आपके अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में अब नजर आ रही है। तो ये इंट्राडे वर्किंग होती है। अच्छा, इंट्राडे वर्किंग में नॉर्मल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, वरना तो वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड कर रहा होता है, ब्रोकर और क्लाइंट के रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे जो कमीशन है, क्योंकि जाहिर है जब आप आज अगर बाय कर रहे हैं और कल बेचते हैं तो आपको आज बाय का कमीशन लग गया, कल सेल का कमीशन लग गया, ठीक है ना। लेकिन जब आप ये इंट्राडे काम कर रहे होते हैं तो कमीशन वन साइड हो जाता है। हाँ, बाकी कॉस्ट आपको जो है वो दोनों साइड लग रही होती है, बट कमीशन आपको वन साइड लग जाता है, क्योंकि ये अगेन मैं बता रहा हूँ जनरल प्रैक्टिस है, इट ऑल डिपेंड्स कि ब्रोकर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है या उस ब्रोकर के टर्म्स क्या है। जनरल मार्केट प्रैक्टिस ये है कि वन साइड कमीशन जो है उसमें लग रहा होता है।
एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि आपके पास हैं लाख रुपए और आप ब्रोकर से कहते हैं कि मुझे आज जो है ना वो 2 लाख रुपए की बाइंग करने दो। अकाउंट में आपके लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन ब्रोकर साहब कहते हैं कि मुझे 2 लाख रुपए की बाइंग करने दो, मैं इंट्राडे करके निकल जाऊंगा यार, मुझे मतलब लॉस प्रॉफिट होगा लेकिन मैं इंट्राडे करके निकल जाऊंगा, वॉट एवर द केसेस, मैं डिलीवरी कॉल नहीं करूंगा। तो ब्रोकर आपको अपने पास से एक क्रेडिट अमाउंट भी दे देता है कि चलो ठीक है आप कर लो, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके पास आपके ऑलरेडी लाख रुपए पड़े हैं, अब उसका रिस्क तो कवर्ड है ना। वो कहता है कि भाई लाख रुपए आपके पड़े हैं, अगर आपने 2 लाख रुपए की बाइंग कर भी ली और आपने इंट्राडे नहीं बेच सके किसी भी वजह से, तो होगा ये कि इफेक्टिवली जो शेयर्स आपके अकाउंट में पार्क होंगे वो 2 लाख रुपए के होंगे, लाख रुपए आपके ऑलरेडी पड़े हुए, तो डेफिसिट कितने का है, सिर्फ लाख रुपए का है ना। तो ब्रोकर कहता है ठीक है मैं इतना मैनेज कर सकता हूँ, वो मैं क्लाइंट से मांग लूंगा, या उसके शेयर्स तो ऑलरेडी जो सब अकाउंट है मेरे पास ही है ना, तो मैं उसको लिक्विडेट भी कर सकता हूँ क्लाइंट को मार्जिन कॉल देने के बाद। तो ये एक ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि इंट्राडे में आप थोड़ा सा अपने लिमिट से ज्यादा भी काम कर लेते हैं कभी कभार अगर आप चाहें तो। फिर तीसरी बात आती है लेवरेज की। अच्छा, लेवरेज वर्किंग जो है उसमें 2 टाइप्स हैं। एक है वैसे तो लेवरेज इज मार्जिन, कि आपने आपके पास है लाख रुपए लेकिन आप लाख रुपए से ज्यादा का काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो आप इंट्राडे करें। ये इंट्राडे वर्किंग भी अगर मैं जैसे मैंने बताया ना कि 2 लाख रुपए का काम हो सकता है, तो वो भी सॉर्ट ऑफ लेवरेज ही होता है, लेकिन उसमें आप लेवरेज कैरी नहीं कर रहे होते, अगले दिन के लिए कैरी नहीं कर रहे होते, अगले 1 महीने के लिए, अगले 1 हफ्ते के लिए, जो भी आप टेन्योर डिफाइन करना चाहें उसके लिए कैरी नहीं कर रहे होते, आप उसको डे एंड पे जीरो कर देते हो अपनी पोजीशन को। ये बेसिकली जो लेवरेज की बात हो रही है, जो ये तीसरा पॉइंट है, ये प्योरली वो काम है जिसमें आपने तहैया किया हुआ है कि मैं अपने उस अकाउंट में जो भी मेरे पास इक्विटी पड़ी हुई है या जितनी मेरी वर्थ है उससे ज्यादा काम करूंगा और उसको कैरी करूंगा आगे या करूंगी। तो ये लेवरेज बेसिकली 3 तरह के मार्केट्स में हम अवेल कर सकते हैं। फ्यूचर्स में है वो तो फ्यूचर वाला मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। रेडी मार्केट में जो लेवरेज होता है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, एक मार्जिन ट्रेडिंग और एक मार्जिन फाइनेंसिंग। दोनों मार्जिन बेस्ड फैसिलिटीज हैं जिनमें आप ज़ाहिर मार्जिन लेके काम कर रहे होते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको 3 लाख की बाइंग करनी है तो ये आपका लेवरेज हो गया। अच्छा, अब इसमें लेवरेज में जो मार्जिन ट्रेडिंग और मार्जिन फाइनेंसिंग में जो फर्क है ना वो ये है कि मार्जिन ट्रेडिंग वो फैसिलिटी है जिसमें ब्रोकर आपको फाइनेंस नहीं कर रहा होता, या ब्रोकर आप को जो एक्स्ट्रा जो जितनी आपने बाइंग की हुई है वो अमाउंट ब्रोकर नहीं पे कर रहा होता, वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी मार्केट में होती है जो आपको फाइनेंस कर रही होती है। आपको नहीं मालूम होता कि फाइनेंशियर कौन है, वो फाइनेंशियर कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। अब उसमें होता ही है इसका मॉडस ऑपरेंडी है या इसका ट्रेडिंग साइकिल इस तरह से होता है कि आपके पास है लाख रुपए, ठीक है, और आपने 3 लाख की बाइंग कर ली। अब होगा ये कि वो 3 लाख की जो बाइंग डे एंड पे, अच्छा सबसे पहले तो आपने वो जो बाइंग करनी है ना वो आप सिस्टम को बताएंगे, स्टॉक एक्सचेंज को सिस्टम को बताएंगे कि यू आर विलिंग टू गो टू यू आर विलिंग टू टेक दिस पोजीशन इन मार्जिन। तो उसके लिए आप जो बाय करेंगे ना वो एक स्पेशल विंडो होती है। वैसे तो नॉर्मली जो बाय किया जाता है वो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो F4 होती है, लेकिन जो मार्जिन के लिए बाइंग की जाती है या MTS मार्जिन ट्रेडिंग के लिए जो रादर बाइंग की जाती है वो F7 की से की जाती है। अब जब F7 की से आपने बाइंग कर ली ना तो आपने सिस्टम को बता दिया कि आई एम विलिंग टू टेक दिस पोजीशन इन मार्जिन, ठीक है। हाँ, डे एंड पे आपके पास ऑप्शन होता है बिल्कुल कि आप उससे एग्जिट भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक आप F7 से नहीं करेंगे ना तो आप उसको कैरी नहीं कर सकेंगे। समझे आप कि अगर आपने F4 से बाइंग कर ली तो F4 से बाइंग करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि या तो आप उसकी डिलीवरी कॉल करें या उसको इंट्राडे स्क्वायर करें, जो मैंने बताया इंट्राडे वर्किंग वाला। लेकिन अगर आप F7 से कर लेते हैं ना तो F7 से करने के बाद आपके पास ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, या तो आप उसकी डिलीवरी कॉल कर लें, या तो आप उसकी इंट्राडे में क्लोज कर दें, या आप इसको ब्रोकर को कहेंगे भाई इसको आप मार्जिन में डाल दो, मार्जिन ट्रेडिंग में या मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम जिसको हम आम फहम में MTS कहते हैं उसमें डाल दो। अच्छा, जब वो MTS में जाएगा ना तो उसमें होता ये है कि आपने 3 लाख की बाइंग की थी, आपको तो थे लाख रुपए, तो सिस्टम आपके अकाउंट से उस 3 लाख का 15%
अगेन ये जनरल प्रैक्टिस होती है कि 15% जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। कुछ ब्रोकर्स 30% कर रहे होते हैं, कुछ ब्रोकर्स 35% कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर ब्रोकर। जनरल प्रैक्टिस ये है कि वो 15% यानी कि 3 लाख की बाइंग के ऊपर 45,000 रुपए 45,000 रुपीज आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे। अब आपके अकाउंट में नेट बेसिस पे बच गए 55,000 रुपीज। आज के डे एंड के बाद 55,000 रुपीज आपके अकाउंट में बच गए, 45,000 रुपीज आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए और आपके पास फैसिलिटी ये आ गई कि वो आपने जो 1 लाख की बाइंग करनी थी वो 3 लाख रुपए के शेयर आपके अकाउंट में नजर आ रहे होते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी हो गए। अगेन वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, लेकिन जिस तरह हम कार फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं या हाउस फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं कि आपने एक सर्टेन अमाउंट पे किया और वो चीज़ आपकी ओनरशिप में आ गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी मंथली बेसिस पे जो भी इंस्टीट्यूशन है जिससे आपने फाइनेंसिंग अवेल की है उसको अमाउंट दे रहे होते हैं। तो इसमें भी इसी तरह का सीन होता है कि अच्छा अब इसमें जो मार्कअप है वो मार्केट वाइड वो सिस्टम जो है वो बता रहा होता है कि भाई मार्कअप क्या है। नॉर्मली आज की वैल्यू पे वो मार्कअप मेरे ख्याल से वो 14.5% पर एनम का है। अगेन वो आपको आपका ब्रोकर बेहतर बता सकेगा कि हम एमटीएस पे मार्कअप जो क्या सेट करते हैं या मार्केट में एमटीएस का मार्कअप क्या चल रहा है। वो अप एंड डाउन चल रहा होता है डिपेंडिंग ऑन द काइबोर रेट। तो वो मार्कअप जो है आपके अकाउंट में कैलकुलेट होना शुरू होता है, अक्रू होना शुरू हो जाता है, वो आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में नजर आपको नहीं आता। अच्छा अब आपने होता ये है कि आपने आज वो 10 रुपए का शेयर बाय कर लिया 30,000 3 लाख रुपए के, कल वो शेयर 10 रुपए 20 पैसे हो गया तो 20 रुपए का नफा, क्योंकि वो नजर ही आएगा कि आपकी ओनरशिप में वो शेयर पड़े हुए और उसका साइकिल स्टार्ट हो चुका है। मैक्सिमम साइकिल इसका 45 डेज होता है कि आप 45 डेज में आप जब चाहें उस डील को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियर 45 डेज से पहले उसको क्लोज नहीं कर सकता। आप चाहें तो अगले दिन भी उसको क्लोज कर सकते हैं, वो आपको एक दिन का मार्केट लग जाएगा एंड यू कैन क्लोज दैट डील। अच्छा अब हुआ ये कि भाई अगले दिन वो 10 रुपए 20 पैसे हो गया तो 20 पैसे का आपको नफा हो गया, 30,000 शेयर के ऊपर 6,000 रुपए आपको मिल गए। अगले दिन वो फिर 20 पैसे बढ़ गया, फिर आपको 6,000 रुपए मिल गए। तो वो इस तरह आपके अकाउंट में मिलते रहते हैं। 4 दिन बाद आपने कहा कि भाई ठीक है मैं आज इसको 10 रुपए 90 पैसे पे ऑफलोड कर देता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से वो मेरी जो वर्किंग थी वो पूरी हो गई। तो वो 30,000 के ऊपर 90 पैसे का गेन जो भी बनेगा, तकरीबन 27-28,000 रुपये बनेंगे, वो जो है वो आपके अकाउंट में बुक हो जाएंगे, अगेन माइनस ऑल द कॉस्ट, और फिर उसमें जो मार्कअप है वो भी माइनस हो जाएगा और नेट आपको वो पैसे मिल जाएंगे और डील क्लोज हो जाएगी। होता ये है कि अगर वो स्टॉक, अगेन ये जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, जनरल प्रैक्टिस ये है कि वो अगर आपने एक हफ्ते से ज़्यादा कैरी कर लिया ना, या मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने कैरी किया या अगले मंडे तक कैरी किया, तो कुछ ब्रोकर्स उसको, क्योंकि जाहिर है ब्रोकर कहेगा कि भाई आपने तो शेयर लेकर रख लिए, माँ का मुझे तो नहीं मिल रहा, तो मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है इसके ऊपर, मैं भी तो बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ ना। तो ब्रोकर क्या कर रहा होता है कि आपको पर डे, ऑब्वियसली वो कमीशन रेट जो आपको चार्ज करेगा वो नहीं होगा जो नॉर्मल मार्केट रेट होता है, क्योंकि जो मैंने पिछले अपने वीडियो में कमीशन रेट्स की मैंने बात की थी, जो मिनिमम कमीशन की बात की थी, वो अगेन मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर होता है। इस तरह के रोल ओवर्स पे या जो ऑलरेडी मार्जिन ट्रेडिंग में जा चुकी होती है पोजीशन, उस पर अप्लाई नहीं करता। तो वो ब्रोकर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कहे कि भाई मैं रोज का जो है ना वो आधा पैसा आपसे चार्ज करूंगा या रोज का 1 पैसा चार्ज करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द ब्रोकर। तो वो कुछ ब्रोकर्स हैं वो ये कह रहे होते हैं कि भाई हम हफ्ते का खाली 1 पैसा आपको चार्ज करेंगे, आप बड़ा काम करें हम आपको हफ्ते का खाली 1 पैसा चार्ज करेंगे। तो ये जितने दिन आप उसको कैरी कर रहे हैं उतने दिन के हिसाब से आपको वो कमीशन भी चार्ज कर रहा होगा। तो ये भी एक बात होती है। इसी तरह से दूसरा एक ऑप्शन होता है मार्जिन फाइनेंसिंग का। ये मार्जिन ट्रेडिंग मैंने बताई, मार्जिन फाइनेंसिंग में होता ये कि वो जो फाइनेंसिंग जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो आपको ब्रोकर खुद प्रोवाइड करता है।
अच्छा, मार्जिन ट्रेडिंग में जो है ना वो नंबर ऑफ शेयर्स कम है, क्योंकि ज़ाहिर है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसमें इन्वॉल्व है उसकी फाइनेंसिंग में, तो वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से जो चॉइस ऑफ स्टॉक्स होती है उनमें जो है वो फाइनेंसिंग अलाउड होती है। मार्जिन फाइनेंसिंग में चूंकि ब्रोकर की अपनी प्रोडक्ट है, ब्रोकर का रिस्क अपना है, तो वो सब ब्रोकर कुछ पेनी स्टॉक्स, कुछ इनलिक्विड स्टॉक्स भी शामिल कर लेता है। चलो ठीक है यार, मुझे बिजनेस जनरेट करना है, क्लाइंट के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको कैरी कर लेता हूँ। तो वो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी सारा का सारा मैकेनिज्म सेम होता है। हाँ, उसमें मार्कअप भी ब्रोकर की अपनी मर्जी होती है कि वो क्या चार्ज कर रहा है। ऑब्वियसली वो जो 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 एक जनरल प्रैक्टिस है उससे एक्सीड नहीं करता, मार्जिन ट्रेडिंग वाले मैकेनिज्म से भी एक्सीड नहीं करता, बट स्टिल वो ब्रोकर और क्लाइंट की रिलेशनशिप होती है कि वो उसमें किस तरह काम करे। बाकी कमीशंस, रोल ओवर कमीशंस, वो जिस तरह मैंने मार्जिन ट्रेडिंग के बताए उसी तरह से उसमें चल रहे होते हैं। फिर जनाब आती है फ्यूचर्स मार्केट। अच्छा, फ्यूचर्स मार्केट जो है ना वो दुनिया भर में बहुत कम ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे यहाँ पे डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। ज्यादातर बड़ी मार्केट्स में, इवन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैश बेस्ड होता है। डिलीवरेबल हमारे यहाँ पे भी कैश बेस्ड फ्यूचर आया था, शायद 2006 में आया था, मतलब मेरे सामने ही वो आया था। उसके बहुत सारे जो जो जिसको कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी नज़र से गुजरे थे, क्योंकि जाहिर है एक टाइम से मार्केट में है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी नज़र से गुजर रही होती है। तो लेकिन वो इस साल मेरे ख्याल से 2020 में या 2020 में या 2021 में ये डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया। बेसिकली डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, कैश बेस्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया। हमारे यहाँ पे डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता ये है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और आपकी पोजीशन क्लोज नहीं है तो आपके अकाउंट में डिलीवरी मार्क हो जाएगी। कैश बेस्ड फ्यूचर्स में होता ये है कि आपके अकाउंट में कोई डिलीवरी बुक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो उसका जो कैश इम्पैक्ट है वो पार्क हो जाएगा एंड द पोजीशन विल बी क्लोज्ड। इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ कि आपने एक 10 रुपए का स्टॉक लिया और 1 लाख शेयर आपने लिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो मिसाल है 30 दिन है। जब 30 दिन पूरे हो गए तो कैश बेस्ड फ्यूचर में होगा ये कि उसकी अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक का रेट 10.50 है उस वक्त क्लोजिंग के टाइम पे, और आपने उस पोजीशन को क्लोज नहीं किया, तो 10.50 माइनस 10 रुपए, जो भी उसका डिफरेंस अमाउंट है वो आपके अकाउंट में बुक हो जाएगा। कोई डिलीवरी स्टैंड नहीं करेगी एंड योर पोजीशन विल बी क्लोज्ड एट द क्लोजिंग मार्केट रेट। डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में होता ये है कि इसी तरह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ ना तो उसकी डिलीवरी स्टैंड कर जाएगी। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मोडस ऑपरेंडी क्या होता है या इसका प्रोसीजर क्या होता है। हमारे यहाँ पे पहले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 30 डेज का हुआ करता था। अब स्टॉक एक्सचेंज ने 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दिए हैं, और ये 2021 के इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद जून में शायद स्टार्ट हो चुके थे। हुआ ये था या होता ये था कि जनाब पहले 30 डेज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो इस तरह होता था कि कॉन्ट्रैक्ट 30 डेज पूरे करने। अब किसी महीने में 31 दिन है, किसी महीने में 30 दिन है, किसी महीने में 28 दिन है, तो 30 डेज तो हर महीने में होते नहीं है। तो इन 30 डेज को पूरा करने के लिए किया ये जाता था कि जो महीना चल रहा है उसका जो फर्स्ट मंडे है ना, सॉरी, जो 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 महीना चल रहा है उस महीने का जो लास्ट मंडे है उस दिन अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल है, अभी हम फरवरी में खड़े हैं और फरवरी की आज 26 तारीख है, ठीक है। 26 तारीख से 5 दिन पहले मंडे जो था उस दिन 21 तारीख थी। अब 21 तारीख जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट, जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा ना, वो फरवरी के
21 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फरवरी का आखिरी वो है, आखिरी हफ्ता चल रहा है। तो आखिरी हफ्ते के पहले दिन आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा मार्च का, और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा मार्च के आखिरी फ्राइडे। अगर फ्राइडे छुट्टी है तो उससे पहले वाले दिन, थर्सडे को थर्सडे भी छुट्टी है तो उससे पहले वाले दिन, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है ना, मैं रिपीट करता हूं कि अगर मार्च का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होना है तो वो फरवरी के आखिरी हफ्ते के मंडे को स्टार्ट हो जाएगा, और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट मार्च के महीने के आखिरी फ्राइडे खत्म हो जाएगा। अब वो फ्राइडे को अगर पब्लिक हॉलिडे तो थर्सडे खत्म हो जाएगा, थर्सडे पब्लिक हॉलिडे मतलब थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन पब्लिक हॉलिडे तो वेडनेसडे खत्म हो जाएगा। ऐसे कभी कभार ईद की छुट्टियां आ जाती है, तो वो इस तरह से मैनेज हो रहा होता है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब इन्होंने जो 30, 60 और 90 डेज से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए, उसमें हुआ ये कि आपके पास आज फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, फरवरी का महीना चल रहा है, तो आपके पास मार्च का कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, आपके पास अप्रैल भी है, और आपके पास मई का कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। जब आपके पास ये फरवरी का जो आखिरी हफ्ता स्टार्ट हुआ ना, इसमें मार्च तो चल ही रहा है, क्योंकि मार्च बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2 महीने पहले। ये 90 डेज इस तरह से चलना शुरू हो जाते हैं कि जब आप मार्च का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बेसिकली दिसंबर में स्टार्ट हो चुका होगा, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में स्टार्ट हो चुका होगा, मई का कॉन्ट्रैक्ट मार्च में स्टार्ट हो चुका होगा, या मई का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह स्टार्ट हो चुका होगा जब वो फरवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा होगा। तो इस तरह 90 डेज का कॉन्ट्रैक्ट अब चल रहा होता है। तो आपके पास अब ऑप्शन आ गया कि आपने अगर एक पोजीशन आज ली है किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, अब वो जो पोजीशन आप लेंगे ना, तो वो आप बताएंगे सिस्टम के पास। मिसाल है, अगर आपने ओजीडीसी लेना है तो ओजीडीसी एक तो नॉर्मल ओजीडीसी चल रहा है, फिर साथ में आपके पास फ्यूचर्स में ऑप्शन आ रहा होगा ओजीडीसी डैश एफईबी यानी कि फेब, ओजीडीसी डैश एमएआर यानी कि मार्च, ओजीडीसी डैश एपीआर यानी कि अप्रैल, और ओजीडीसी डैश मई यानी कि ओजीडीसी फॉर द मंथ ऑफ मई। अगेन आपके पास ऑप्शन तो ये सारे आ गए। काम आप इंट्राडे भी कर सकते हो। अगर आपने आज ओजीडीसी मई में 500 शेयर बाय किए तो जरूरी नहीं कि वो मई के आखिर तक आपने कैरी करने हैं। आप उसको उसी दिन भी क्लोज कर सकते हैं, आप उसको अगले दिन भी क्लोज कर सकते हैं, उसके बाद वाले दिन भी क्लोज कर सकते हैं। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मार्कअप किसी को नहीं देना, क्योंकि वो जो मार्कअप है ना वो ऑलरेडी रेट में आपको एम्बेड हुआ हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब आप ओजीडीसी में लेने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर वो ओजीडीसी नॉर्मल रेडी मार्केट में अगर हाइपोथेटिकली बात करता हूँ कि 88 रुपीज चल रहा है, तो वो मई में शायद 90 रुपीज चल रहा होगा, तो आपको ऑलरेडी वो महंगा मिलेगा, लेकिन आपको वैसे को मार्कअप उसमें पे नहीं करना। अब उसकी डिलीवरी किस तरह कॉल होगी? आपने आज मई कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया, अब आपके पास 3 महीने हैं देखने के लिए कि मैं 3 महीने तक इस रिस्क को कैरी करता रहूं, और 3 महीने में शायद हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छा नफा मिल जाए। क्योंकि जाहिर है फ्यूचर्स में आप up to 3 times, up to 5 times, depending on the broker and your depending on the relationship between you and the broker, आप इसको जो है वो इसी तरह से मार्जिन में काम कर सकता है। इस तरह से मैंने बताया था कि MTS और MFS में, क्योंकि ये फ्यूचर्स मार्केट भी लेवरेज मार्केट का ही एक हिस्सा है। तो आपने जो है वो 1 लाख रुपए आपके पास थे, आपने ब्रोकर को कहा भाई मुझे मई कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है या किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है, तो मुझे जो है वो 3 टाइम लिमिट दे दो। तो ब्रोकर ने आपको अगेन 3 लाख रुपए की लिमिट दे दी। आपने 3 लाख रुपए के अंदर जो है वो ओजीडीसी बाय कर लिया जितने भी शेयर उसके आते हैं, और आपने कहा कि भाई मेरे पास 3 महीने का टाइम है, मैं 3 महीने उसको देखता हूँ क्या होता है। 3 महीने तक होगा ये कि ब्रोकर आपसे पर डे या पर वीक, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द ब्रोकर, आपको कमीशन लगाता रहेगा। क्योंकि ज़ाहिर है वो भी एक रिस्क कैरी कर रहा है ना, तो वो कमीशन आपको लगाता रहेगा। हाँ, उसमें होगा ये कि डेली जो प्राइस फ्लक्चुएशन होगा
तो वो प्राइस फ्लक्चुएशन आपके अकाउंट में लेजर में पार्क होता रहेगा। हो सकता है कि आपको रोज एक दिन जो है 50 पैसे का नफा हो, अगले दिन 20 पैसे का नुकसान हो, फिर 50 पैसे का नफा हो, फिर 10 पैसे का नुकसान हो, फिर 1 रुपए का नफा हो, फिर 2 रुपए का नुकसान हो। ये डिपेंड कर रहा होता है मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से। तो वो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट में बुक होता रहेगा। और जनाब अब मई का जो है वो आखिरी फ्राइडे आ गया, ब्रोकर आपसे कहेगा कि सर ये मई का आखिरी फ्राइडे आ गया, अब आप डिसाइड कर लें आपको ये पोजीशन क्लोज करनी है या नहीं करनी। अगर आप पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे तो वो जो शेयर्स आपने बाय किए थे वो डिलीवरी मार्क हो जाएगी, और फिर वो डिलीवरी मार्क होने के बाद चूंकि वो फ्राइडे है तो फिर वो डिलीवरेबल, क्योंकि डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जो डिलीवरी कॉल होती है ना वो जाके मैच कर लेती है आपके T+2 सेटलमेंट से। यानी कि अगर फ्राइडे को कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया और डिलीवरी आपकी पार्क हो गई तो वो डिलीवरी आपकी जो कॉल होगी वो फॉलोइंग ट्यूसडे को होगी, और फॉलोइंग ट्यूसडे ब्रोकर आपसे कहेगा भाई ये पैसे दे दें और डिलीवरी आपके अकाउंट में जो है वो हम CDC में मूव करवा देंगे। बेसिकली ये होता है डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब आती है NDM या नेगोशिएटेड डील मार्केट। बेसिकली ये होता है कि ये वो मार्केट है जिसमें सेटलमेंट, क्योंकि नेगोशिएटेड काम आप कर रहे हैं, दो पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन हो गया कि भाई हमें इस पर्टिकुलर शेयर में जो है वो बाय सेल करनी है। ये मार्केट में आपके जो नॉर्मल मार्केट स्क्रीन नजर आ रही होती है इसमें प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है, ये उसका हिस्सा नहीं होता। नेगोशिएटेड डील मार्केट में होता ये है कि आप एक हाउस में रहते हुए दो क्लाइंट आपस में भी काम कर सकते हैं, या दो अलग अलग हाउसेस के क्लाइंट्स जो हैं वो भी आपस में काम कर सकते हैं। जरूरत इसकी क्यों आती है? जरूरत इसकी इस वक्त आती है कि जब कोई ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करनी है जो मार्केट में इतनी इजीली ट्रेडेबल ना हो। जैसे कोई ऐसा स्टॉक बाय करना है, या किसी फॉरेनर को ऐसा स्टॉक बाय करना है और किसी एक पर्टिकुलर रेट पे करना है बड़ी क्वांटिटी के साथ, कि उसके रेट का भी बड़ा फ्लक्चुएशन ना आए। एक मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर है जो एक थोड़ा सा एक लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है। अगर किसी क्लाइंट ने पाक सुजुकी मोटर्स के 50 लाख शेयर लेने हैं या 5 लाख शेयर लेने हैं, जिसमें नॉर्मली वॉल्यूम में 1.5-2 लाख का होता है, तो 5 लाख शेयर अगर लेने हैं तो वो कैसा लेगा? और चाह वो ये रहा है कि मैं 5 लाख शेयर लूं भी और उसका रेट भी जो है वो उस तरह से उसमें कोई बड़ी मूव ना है, तो वो कैसे लेगा? वो फिर वो आपने अपने ब्रोकर को कहेगा कि भाई मेरे लिए कोई अरेंजमेंट करो। ब्रोकर दूसरे ब्रोकर से या अपने दूसरे क्लाइंट से पूछता है कि भाई ये बायर आया है, आप क्या कहना है? तो वो एक नेगोशिएटेड डील मार्केट का ऑप्शन होता है। उसमें होता ये है कि आप एक रेट डिसाइड कर लेते हैं। मिसाल है पाक सुजुकी मोटर्स जो है वो 210 रुपये चल रहा है, लेकिन वो क्लाइंट कहता है मुझे तो 205 तक चाहिए। ठीक है, अब 205 का रेट तो करने के लिए 10 रुपये नीचे करना होगा, या मुझे 220 पे चाहिए तो उसका रेट जो है 5 रुपये करना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब सामने जो है वो सेलर ढूंढा जाता है, सेलर मिल गया तो वो डील हो गई, और वो डील जो है वो डे एंड पे आपको स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे अलग से नजर आ रही होती है कि ये NDM डील हुई है ऑफ मार्केट। इसको ऑफ मार्केट भी कहते हैं, यानी कि मार्केट में डील नहीं हुई। तो इससे होता ये है कि आपकी डील भी हो गई, रेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस इसमें सेटलमेंट का भी जो टाइम पीरियड है वो 1 साल तक का भी होता है, क्योंकि ये मार्केट से बाहर की ट्रेड हुई है ना, तो इसमें आप सेटलमेंट भी अपनी मर्जी की कर सकते हैं, रेट की भी कोई बंदिश नहीं है। इनफैक्ट पाक सुजुकी मोटर्स आप 1 रुपये पे भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, पाक सुजुकी मोटर आप 10,000 रुपये पे भी कर सकते हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा। तो ये, और अच्छा, अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि कोई ऐसी डील करनी है जो मार्केट में इतनी इजीली जो है वो ट्रेडेबल नहीं है। फिर जैसे अभी हमने MSCI के इवेंट्स देखे थे, उसमें फॉरेनर्स पोर्टफोलियो जो है वो स्विच हो रहा होता है, ज़्यादा बड़ी पोजीशंस होती हैं, तो वो भी फिर NDM के थ्रू ज़्यादातर होती हैं। तीसरा होता ये है कि मिसाल है आपका एक अकाउंट खुला हुआ है एक जगह पे, और वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट खुला हुआ है। ज़ाहिर है जिस तरह बैंक्स में आप मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं, ऐसे डिफरेंट ब्रोकर्स के पास मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं। दूसरे ब्रोकर के पास जो आपका अकाउंट खुला हुआ है वो जॉइंट अकाउंट है। अब आप कहते हो मेरे 10,000 शेयर पड़े हुए यहाँ पे मिस्टर एक्स ब्रोकर के पास, वो मुझे मिस्टर वाई ब्रोकर के पास शिफ्ट करने हैं। तो एज पर द CDC रेगुलेशन
जब तक वो टाइटल ऑफ अकाउंट सेम नहीं होगा ना, वो शेयर्स मूव नहीं हो सकते। तो फिर आप ये क्या करते हो कि आपने अच्छा, फिर जो दूसरा रिस्क है वो ये है कि आपने वो शेयर्स लिए थे, मिसाल है आज से 6 महीने पहले, जब उसकी वैल्यू शायद 10 रुपए पे थी, आज उसकी वैल्यू 15 रुपए पे। तो जब सीडीसी मूव करेगा ना, तो वो आज के रेट पे करेगा, और जब आज के रेट पे करेगा तो कैपिटल गेन टैक्स का भी इशू आ जाता है। तो लोग फिर इस रिस्क को खत्म करने के लिए ये कह रहे होते हैं कि भाई ठीक है, इसको एनडीएम में पार्क कर दो, मैं उसी रेट पे करूंगा जिस रेट पे मेरी बाय थी, क्योंकि एनडीएम में कोई रेट की बंदिश तो होती नहीं है। तो वो एनडीएम में वो शेयर्स मूव हो जाते हैं और डील जो है वो इस तरह क्लोज हो जाती है। फिर एक तीसरी सूरत ये आती है कि कुछ लोगों के मार्जिन, बहुत सारे लोग मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के मार्जिन किसी एक हाउस में जो है वो ड्रॉप हो गया किसी वजह से, और दूसरे हाउस में जो है उसने अपनी पोजीशन स्टैग्नेंट रखी हुई है, वहाँ पर उसने कुछ काम ही नहीं किया, तो वहाँ से वो पोजीशन उसको मूव करनी है। तो अगेन अगर वो सीडीसी से मूव करेगा तो वो रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से कैपिटल गेन टैक्स का और बाकी इश्यूज आ जाएंगे, तो वो फिर एनडीएम के थ्रू उसको मूव कर देता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अगेन जो इसका नाम है कि ये निगोशिएटेड डील मार्केट है, तो ये जिस तरह से भी आपकी निगोशिएशन हो जाए दोनों पार्टीज के बीच में, ये एनडीएम जो है वो उस तरह से हो जाती है। वजूहत इसकी बहुत सारी हैं। अगर आप मतलब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी जो है वो किसी वजह से हमने फ्यूचर्स में शॉर्ट सेल किया हुआ था और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब उसको कवर अप करना है, तो वो फिर एनडीएम के थ्रू आप कवर कर लेते हैं किसी और ब्रोकर से, आपके दोस्त का किसी का अकाउंट है वो, उससे आप कहते हैं कि यार ये शेयर मुझे दे दो इस रेट पे, तो वो आपको दे देता है। अगेन वो एनडीएम के थ्रू, क्योंकि आप मार्केट से तो कर नहीं सकते, मार्केट में तो रेट बहुत ऊपर आ चुका है, आपने शॉर्ट किया हुआ था और आपको जो है वो मार्केट बढ़ गई, आपने उसको कवर नहीं कर सके। तो ये इस तरह से आप एनडीएम में उसको कवर कर लेते हैं। तो ये आज का छोटा सा सेशन था। इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में कोशिश करूंगा कि शॉर्ट सेल हेज ये किस तरह से काम होता है, इस पे जो है वो ज़रा बात करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोई सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा। नंबर्स मैंने ये मेंशन किए हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। कोशिश कीजिएगा, मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ कि मार्केट के ध्यान, क्योंकि देखें मार्केट का ध्यान है स्टॉक्स की जो ट्रेंड्स हैं वो ज़ाहिर है हमारे अपने क्लाइंट्स हैं, ये उनका पहला हक है, क्योंकि दे आर पेइंग अस, तो ये उनका हक पहला आता है। आप हमारे क्लाइंट बन जाइए, उसके बाद आप जो चाहें उनसे पूछ सकते हैं। बाकी उसके अलावा कोई जनरल क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में हेजिंग को, शॉर्ट सेलिंग को, ब्लैंक सेलिंग को कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, ज़िंदगी रही तो ज़रूर एक और सेशन कंडक्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।